नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? हिंदी भाषा का जो विकास का जो काल है वो 3 कालों में बाँटा गया। इन 3 कालों के आधार पर हिंदी भाषा का विकास हुआ। पहला काल इसका बाँटा गया प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल की समय सीमा निर्धारित की गई 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 वर्ष इसका समय था प्राचीन काल का। दूसरा मध्यकाल, इसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, यानी 1500 वर्ष था। और आधुनिक काल अब 1000 ईस्वी से चल ही रहा है, तो आधुनिक काल का समय 1000 ईस्वी से। प्राचीन काल में 2 भाषाएं मेन थी, एक वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति। जबकि मध्यकालीन आए, उस मध्यकाल में 3 भाषाएं मेन थी। उसमें पहली भाषा पाली भाषा थी, दूसरी प्राकृतिक थी और तीसरी अपभ्रंश थी। और आज हम मध्यकालीन जो तीसरी भाषा अपभ्रंश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपभ्रंश भाषा, इस अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप होता है। क्या अर्थ होता है? बिगड़ा हुआ रूप, एक गिरी हुई भाषा कह सकते हैं। आप प्लस भ्रंश से 2 टुकड़े कर दो, भ्रंश को भ्रष्ट मान लेते, भ्रष्ट माने बिगड़ा हुआ रूप, गिरा हुआ रूप कह सकते हैं। तो अपभ्रंश भाषा शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बिगड़ा हुआ रूप, एक गिरा हुआ रूप। एक आचार्य हेमचंद्र थे, एक आचार्य वाग्भट थे। आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट के इस अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा कहते हैं, क्योंकि जो गांव में जो लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो ना तो हिंदी होती है, ना संस्कृत होती है, ना शुद्ध हिंदी होती है, ना कोई शुद्ध संस्कृत है। यानी सभी भाषाओं का तोड़ मरोड़ कर उसमें शब्द आते हैं। तो ऐसी भाषा क्या होगी? बिगड़ी हुई भाषा होगी, गिरी हुई रूप हो गया। इसलिए हेमचंद्र और वाग्भट ने क्या भाषा, ग्राम भाषा नाम दिया अपभ्रंश भाषा को। जबकि जो आचार्य जो दंडी साहब थे, उस दंडी साहब ने इसको आभिरादि नाम दिया। क्या नाम दिया? आभिरादि नाम देता है। दूसरी बात, अगली बात कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो एक संस्कृत के महान आचार्य पतंजलि थे। उन पतंजलि का एक ग्रंथ था महाभाष्य। इस महाभाष्य ग्रंथ के अंदर सबसे पहले अपभ्रंश शब्द के बारे में उल्लेख मिलता है। और अपभ्रंश संबंधित इस ग्रंथ के अंदर जो पतंजलि थे, उसने अपभ्रंश संबंधित सारे विचार स्पष्ट किया है। दूसरे, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की पुस्तक थी। अब देखो, उदय हो रहा है मैंने उसका उद्गम हो, कि कोई चीज़ उदय होती है, उदय का मतलब होता है जहाँ से उसका उद्गम होता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम भी उदय से उदय उद्गम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय से उदय नारायण से। मान लो कोई चीज़, अब यह कैसे याद करेंगे इस पुस्तक को कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के। कैसे याद करेंगे? उदय होना, यानी उदय होने माने किसी चीज़ का जन्म होना, यानी उद्गम माने जन्म होना। तो उदय होना उद्गम हो गया, तो उद्गम हो जाए हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या कहा कि अपभ्रंश का जन्म, पहले अपभ्रंश का जन्म माना गया वो 700 ईस्वी में माना गया, यानी 700 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश भाषा का विकास हो चुका था। ये कह रहा है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अब एक है नामवर सिंह। नामवर सिंह की एक पुस्तक, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। कैसे याद करेंगे? कोई भी आदमी अपना नाम कैसे कमाएगा, कोई भी अपना नाम कैसे प्रसिद्ध करेगा, तो उस चीज़ के अंदर अपना योगदान देगा। तो वो योगदान देगा तो कार्य सफल होगा, तो अपना नाम प्रसिद्ध होगा। तो नामवर सिंह हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ये पुस्तक थी डॉक्टर नामवर सिंह की। और डॉक्टर नामवर सिंह, अब नाम और उदय दोनों क्या कह रहे हैं कि 700 ईस्वी के आसपास ही हिंदी भाषा का जन्म होता है। दोनों ने 700 ईस्वी माना है। अब एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी थे। ये थोड़े आदमी सीधे पढ़ते थे, थोड़े भोले आदमी थे। तो ये हिंदी भाषा का उद्गम मानता है, ये हिंदी है जो अपभ्रंश भाषा का उद्गम ये मानता 500 ईस्वी, यानी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी माना। भोलेनाथ 500 ईस्वी मानते, उदय और नाम दोनों का मानते 700 ईस्वी मानते। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एक अपने पता था कि हेमचंद्र और मार्कंडे व इतर आचार्यों ने, मार्कंडे उसके सामने जो आचार्य थे, उन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद बताए। मार्कंडे ने अपभ्रंश जो भाषा थी उस भाषा के कितने भेद बताए? तो मार्कंडे ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए। एक नागर, एक उपनागर, एक ब्राह्मण। नागर भाषा किसे कहते थे? नागर भाषा होती थी जो गुजरात में बोली जाती थी, गुजरात की बोली को नागर भाषा कहते थे, नागर भाषा। तो एक तो नागर बताया, एक उपनागर। अब गुजरात उपमान उसके समीप, तो गुजरात के समीप राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में जो भाषा बोली जाने लगी और राजस्थान में जो भाषा बोली जाती थी उसे उपनागर भाषा, उपनागर अपभ्रंश कहा गया। और एक ब्राह्मण जो सिंध की बोली थी उसे अपभ्रंश, उसे ब्राह्मण अपभ्रंश कहा गया। तो मार्कंडे ने कितने भेद होता है? 3। मार्कंडे ने अपभ्रंश भाषा कितने भेद होते? 3। नागर गुजराती बोली जाती थी, उपनागर राजस्थान में, ब्राह्मण सिंध में बोले जाती है। मार्कंडे ने 3 भेद बताए। एक छंद आता है, इसे दोहा छंद कहते हैं, कोई दोहा भी कहते हैं, कोई दोहा। ये दोहा छंद कहो चाहे दोहा छंद, ये मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद था।
अब क्या कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा से कौन कौन सी भाषा का जन्म होता है। देखो अपभ्रंश भाषा के कई रूप है। शोरसेनी अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्र अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी, ये इसके रूप है। अब देखो शोरसेनी अपभ्रंश जो वर्तमान जो अपनी हिंदी है, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, वो हिंदी का जन्म इस शोरसेनी अपभ्रंश से होता है। पश्चिम की जो हिंदी है इसका जन्म किससे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा इनका जन्म किससे होता है? शोरसेनी अपभ्रंश से। किसका? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, यानी वो क्या कहना, नागर उपनागर, ये दोनों भाषा होगी। नागर उपनागर राजस्थानी भाषा होगी, उपनागर राजस्थानी भाषा, और नागर होगी गुजराती। तो राजस्थान और गुजराती दोनों होगी। इसके अलावा जो पश्चिम हिंदी यानी पश्चिम हिंदी यूपी साइड राजस्थानी, जो पश्चिम हिंदी है ये भाषा है, पश्चिम हिंदी है, ये भाषा भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। एक होती है पैशासी भाषा, पैशासी अपभ्रंश। और देखो पैशासी वैसे बोली पड़े थे कश्मीर उत्तर पश्चिम में, लेकिन ऐसे पैसा से फिर अपभ्रंश एक भाषा का, नई भाषा का विकास हुआ, और पैसा से अपभ्रंश से नई भाषा बन गई पैसु पंजाब। तो एक पंजाबी भाषा का निर्माण हो गया पैचासी अपभ्रंश से। ये हो गया ब्राह्मण अपभ्रंश। अब अपने पढ़ा था कि ब्राह्मण जो अपभ्रंश थी, जो ब्राह्मण अपभ्रंश थी, वो ब्राह्मण कहाँ बोले जाते? सिंध में। तो कहाँ बोले जाएगी? सिंधी। अब ब्राह्मण अपभ्रंश से कहाँ बोले, कौन सी बोली बन गई? सिंधी बोली बन गई। सिंध प्रदेश में बोली जाती है, सिंधी बोली बन गई। खस, अब खस का मतलब हो गया, खस अपभ्रंश पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। खस अपभ्रंश कहाँ बोली जाती थी? पहाड़ी। खस अपभ्रंश है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे एक नई भाषा का जन्म हो गया, पहाड़ी भाषा का जन्म हो गया। महाराष्ट्र अपभ्रंश से मराठी भाषा बन गई। अर्धमागधी अपभ्रंश से देखो पूर्वी, देखो पश्चिमी हिंदी मिलते वो शोरसेनी अपभ्रंश से, जबकि जो पूर्वी भारत के जो हिंदी, पूर्व भारत में जो हिंदी बोली जाती है वो हिंदी अर्धमागधी से बनी। तो पूर्व हिंदी का जन्म किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अब अर्धमागधी होगी। अब बताइए मागधी। मागधी से 4 भाषा जन्म होते हैं मागधी अपभ्रंश से। अब मागधी मगध प्रदेश, अब मगध प्रदेश के आसपास क्षेत्र थे, बिहार था, उधर उड़ीसा हो गया, नीचे बंगाल, इधर आसाम, यानी इन ये मगध प्रदेश के आसपास के क्षेत्र थे। कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा और बांग्ला और असम। इन क्षेत्रों में जो मागधी भाषा, मागधी अपभ्रंश थी, उनसे जन्म हो गया बंगाली भाषा का जन्म हो गया, असमिया भाषा का जन्म हो गया, उड़िया भाषा का जन्म, और बिहार, ये मागधी भाषा से जन्म होता है। यानी 3 भाषा तो जन्म होते हैं शोरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थान गुजराती, और 4 भाषा मागधी से, बिहारी, उड़ीसा, आसाम और बंगला। ये भाषा 4 भाषा मागधी भाषा से जन्म लेती है। अपभ्रंश भाषा के एक महान कवि, उसका नाम था स्वयंभू। क्या नाम था? अपभ्रंश भाषा के महान कवि, इसका नाम था स्वयंभू। स्वयंभू एक जैन कवि था, और स्वयंभू ने 3 ग्रंथ, बहुत महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम है पमचर्यु, एक का नाम रिठ्ठिणीचार्यु, और एक है स्वयंभू छंद। अब देखो पमचर्यु इनका एक अधूरा ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ नहीं हुआ। पमचर्यु कैसा ग्रंथ है? ये स्वयंभू का ग्रंथ है, लेकिन ये कैसा ग्रंथ? अधूरा ग्रंथ है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें राम का चरित्र इसमें विस्तार से किया गया है। इसलिए राम का, इस अपभ्रंश का इसे क्या कहते हैं? इसलिए अपभ्रंश की भाषा के रामायण कहते हैं इसको, पमचर्यु को, और अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। ठीक है, पमचर्यु किसकी भाषा? पमचर्यु ग्रंथ किसका? स्वयंभू का। क्या? अधूरा ग्रंथ है। इसकी विशेषता क्या है? राम का चरित्र के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है इसके अंदर। इसलिए अपभ्रंश किसे क्या कहते हैं? रामायण कहते हैं। और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। कथा के अंत में राम का निर्माण प्राप्त होता है। ये अपभ्रंश भाषा हो गया। अपभ्रंश का मेन कवि, पहला कवि कौन था? स्वयंभू। दूसरे कवि आए पुष्पदंत। अब पुष्पदंत ये कौन सी शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत कौन शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। इन्होंने 3 ग्रंथ मुख्य लिखे। कौन कौन से 3 ग्रंथ? एक महापुराण किसका? पुष्पदंत। भाई महापुराण कौन करेगा? पुष्प से महापुराण करता, पुष्प श्रद्धांजलि करते को पुराण, महापुराण का पुष्पदंत हो गया। एक नय कुमार चरियु हो गया, और एक जसहर चरियु। 3 चरियु, नय कुमार चरियु, जसहर चरियु, महापुराण, 3 रचना पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। अब तीसरे कवि धनपाल आते अपभ्रंश भाषा के, और धनपाल जिसके पास धन होगा वो भविष्य की बातें करता है। मैं ये चीज़ खरीदूंगा, मैं ये चीज़ खरीदूंगा, मैं ये चीज़ बनाऊंगा। भविष्य की जो बातें करता है, उसके पास धन होता है, वो भविष्य की बातें करता। तो धनपाल था। धनपाल पुष्पदंत दोनों 10वीं शताब्दी के कवि थे, और धनपाल ने एक रचना लिखी, उसका नाम था भविष्यत कहा। कौन सी रचना थी? भविष्यत कहा। अपभ्रंश के और अपभ्रंश भाषा के अपभ्रंश साहित्य के समर्थन करने वाले कवियों में एक कविता अब्दुल रहमान कवि का नाम आता है। और अब्दुल
अब्दुल क्या रहमान को क्या पहुंचा था? संदेश। तो एक रचना होगी संदेश राशक। किसकी रचना? अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश राशक। अब संदेश राशक विषय क्या है कि संदेश राशक कैसे रचना? एक खंड काव्य यानी छोटा सा एक खंड काव्य संदेश राशक। और इस खंड काव्य में क्या है? एक विक्रमपुर प्रदेश पड़ता है। उस विक्रमपुर की एक जो नायिका है वियोगिनी, उसकी जो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया किसमें? संदेश राशक के अंदर। किसकी रचना? संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। वापिस देखो, अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू। 3 रचना इसकी मेन थी। कौन कौन सी स्वयंभू की? स्वयंभू छंता एक सबसे में, एक पवमचर्यो, एक रेठिन में चर्यो है। पवमचर्यो इसकी अधूरी रचना है, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया। इसे अपभ्रंश का रामायण कहते हैं अपभ्रंश भाषा के, और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को। दूसरा कवि आते इसका अपभ्रंश का, दूसरे कवि आते कौन से? पुष्पदंत। 10वीं शताब्दी के मेन कवि थे पुष्पदंत ने भी 3 रचनाएं लिखी थी, महापुराण, नेकुमार चर्य और जसआर चर्य। ये 3 रचनाएं किसके? पुष्पदंत की। इसके बाद में अपभ्रंश के तीसरे कवि आते धनपाल। धनपाल 10वीं शताब्दी के। धन से क्या करता? जिसके पास धन होता है आगे चीज़ खरीदने की प्लानिंग बनाता भविष्य बाद, तो भविष्य कथा हो गई। अपभ्रंश के साथ समर्थन करने में एक अब्दुल रहमान का नाम भी आता है, और अब्दुल रहमान ने एक रचना लिखी थी संदेश राशक। संदेश राशक रचना की विशेषता ये कि खंड काव्य है, और खंड काव्य का आगे विक्रमपुर क्षेत्र पड़ता, तो विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन इसमें किया गया है। अब एक आता है कनकामर मुनि थे। कौन सा? कनकामर मुनि थे। इन कनकामर मुनि ने एक रचना लिखी थी, उसका नाम है करकौम चरित्र। क्या नाम है? करकौम चरित्र एक रचना है। किसकी? कनकामर मुनि रचना। अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अपभ्रंश काल कुछ अन्य रचनाएं देखो, और कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक रचना है प्राकृतक व्याकरण। अब प्राकृत व्याकरण कौन लिखेगा? जैन आचार्य हेमचंद्र। जो ये जैन आचार्य हेमचंद्र था, ये रचना इसकी प्राकृतक हेमचंद्र रचना कौन सी? प्राकृत व्याकरण भी हेमचंद्र रचना। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध यानी चिंता भी कैसी? बंध भी, यानी मेरु तुंग की रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। प्राकृतक पैंगलम लक्ष्मीधर रचना। प्राकृत पैंगलम किस रचना? लक्ष्मीधर की रचना है। राउल वेल रोड़ा कवि रचना है। संदेश रास अबीर अब्दुल रहमान की। पाहुड़ा दोआ राम सिंह की। उपदेश रसायन जिन्न दत्त सूरी की। कीर्तिलता कीर्तिपता विद्यापति की हो गई है। श्रावकाचार्य देवसेन का, आचार्य देवसेन जैन कवि थे, आचार्य देवसेन श्राव का 4 रचनाएं। अब अपभ्रंश की विशेषताएं क्या क्या है? अपभ्रंश की विशेषता क्या है कि अपभ्रंश को उकार बहुलता भाषा कहा गया है। कैसी? हर बात में उकार कैसे आता था, तो उकार बहुलता भाषा का पूछा जा सकता है कि उकार बहुलता भाषा किस भाषा को कहा गया है, तो वो भाषा अपभ्रंश भाषा को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। सामान्यतः अपभ्रंश में टय वर्ग प्रधान भाषा। सामान्यतः क्या कह रहे हैं कि अपभ्रंश भाषा में कौन सा वर्ग प्रधान है? टय से टमाटर वाला, यानी टय वर्ग प्रधान भाषा माना जाता है अपभ्रंश को। इसमें इनय की बहुलता है। प्रधान वर्ग तो कौन सा? टय, लेकिन बहुलता कौन सा वर्ग आता है? अणय वर्ग आता है। और कैसी भाषा? उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश में 2 वचन, देखो संस्कृत में हमें 3 वचन और 3 लिंग मिले, जबकि अपभ्रंश में 2 वचन मिलते हैं और 2 ही लिंग मिलते हैं। संस्कृत में कौन सा? 1 वचन और द्विवचन बहुवचन होता है, जबकि और लिंग होते 2, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन जो नपुंसकलिंग है वो इसमें के अंदर खत्म हो जाता है। नपुंसकलिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। अपभ्रंश से अवट और पुरानी हिंदी में क्या संबंध? अपभ्रंश भाषा और पुरानी हिंदी का संबंध क्या? देखो, अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा। अपभ्रंश वैसे तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब तक हो? साहित्य में। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक, मान लो इसका समय तो 1000 ईस्वी तक माना गया बस। लेकिन अब 1000 ईस्वी बाद जो वो भाषा ऐसे थोड़ी खत्म होती है, तो इसका समय और आगे तक 12वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा का प्रयोग साहित्य में किया जाता रहा। परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते बोली के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। लेकिन 1000 ईस्वी तक आते क्या हो गया? बोली के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश के परिवर्तित रूप में विद्वानों ने इसे अवट नाम दिया। अपभ्रंश का जो फिर परिवर्तित रूप में थोड़ा सा बाद वाला रूप, इसको अवट नाम दे दिया। क्या नाम दिया? अवट नाम दे दिया। और 13 से 14वीं सदी के साहित्यकार अपनी भाषा में अपभ्रंश अवट का, 12वीं शताब्दी तक तो यही रहा अपभ्रंश, 13वीं शताब्दी में इसे अवट नाम दे दिया। तो अब अपभ्रंश अवट कहा गया है। हेमचंद्र ने इसे देसी नाम माला में शामिल करना उचित समझा। हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाम माला में शामिल करना उचित समझा। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में क्या प्रचलित? अपभ्रंश की जो ध्वनियाँ हैं वो हिंदी के अंदर चलती है। कुछ नई ध्वनियाँ भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल सांकृतान और चंद्रदर्शन गुलेरी ने इसी भाषा को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित किया।
पूछा जा सकता है कि यानी क्या कह रहा है कि हिंदी को पुरानी हिंदी यानी पुरानी हिंदी किसने कहा था अपभ्रंश भाषा को, तो चंद्रदर्शी मंगोलीर और राहुल शंकरतान ने कहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांश साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा था। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया। अपभ्रंश की जो सारी प्रवृत्ति हिंदी भाषा ने अपनाया। संस्कृत, पाली, प्राकृतक आदि संयोगात्मक भाषाएं थीं। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश के कारक चिन्ह अलग प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा विकास की एक स्थिति माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवध मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेश में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बांग्ला, असमी, उड़िया भाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और पंजाबी, गुजराती विकसित हुए। लेकिन वैसे सौरसेनी अपभ्रंश से भाषा 3 भाषा बन गई, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और गुजराती। पंजाबी पैसासी से बन गई, लेकिन पैसासी सौरसेनी से पंजाबी थोड़ा सा विकास। मार्कंड कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए थे। उनमें से नाम से एक नागर नाम से मार्कंडेय ने बताया 3 भाषा अपभ्रंश के, एक नागर, एक उपनागर और एक नागर उपनागर, एक ब्राज होता है। नागर गुजरात, उपनागर राजस्थान, ब्राजर सिंधी बोले जाते थे। इस प्रकार पुरानी हिंदी अपभ्रंश और अवध से ही हिंदी का विकास होता है। सिद्ध साहित्य में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी के तत्कालीन लोक प्रचलित रूप में लिखी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी, कालांतर में पश्चिम हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पकड़ वर्तमान राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज ग्रेसन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण निम्न रूप में किया जा सकता है। आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण में भारी उपशाखा से उत्तरी पश्चिम सौम्य में आती लहंदा और सिंधी, दक्षिण सौम्य में आते मराठी, पूर्वी में उड़ीसा, बिहारी, असमिया, बांग्ला वही आते पूर्वी क्षेत्र में आती। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समूह में आते पूर्वी हिंदी। अंत उपशाखा में केंद्रीय समूह में पश्चिम हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेश, राजस्थानी। केंद्रीय समूह पहाड़ी में नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ये डॉक्टर हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में बांटा। किसने? डॉक्टर हार्नेले। आधुनिक आर्य भाषा को 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पूर्व गोडियन क्षेत्र, इसमें पूर्व गोडियन में पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया ने 4 क्षेत्र में हार्नेले बता। एक पूर्वी गोडियन, एक पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक गोडियन हार्नेल ने गोडियन नाम दे दिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 बार दिया। पूर्व हिंदी आ गई, फिर पूर्व हिंदी बांग्ला, उधर से बांग्ला के पास आसाम और उड़ीसा, ये पूर्व हिंदी में आ गई। पश्चिम हिंदी में वही बात, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती 3 भाषा थी। इसके अलावा सिंधी और पंजाबी को इसमें शामिल कर लेते हैं। उत्तरी गोडियन में गढ़वाली, उत्तराखंड वाली, नेपाली और पहाड़ी प्रदेश उत्तरी गोडियन में आ गए। दक्षिण गोडियन मराठी भाषा थी। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण किया। अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप आधुनिक भाषाएं ये सौरसेनी में भोलानाथ तिवारी ने सौरसेनी पश्चिम हिंदी, गुजराती, राजस्थानी हो गई। एक पहाड़ी और आ गया, मागधी में आ गया बांग्ला, बिहार, असमिया, उड़िया मागधी भाषा में। अर्ध मागधी में पूर्व हिंदी आती है, महाराष्ट्र मराठी आते, ब्राचड़ वैसे सिंध आती थी। अब इसमें सिंधी आ गई ब्राचड़ में, पैसासी में पंजाबी आ गई और पंजाबी भाषा लहंदा और आगे इसमें शामिल कर ले। स्पष्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। स्पष्ट बात ये होगी, जो वर्तमान जब भाषा बोलते हैं उस भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी, महाराष्ट्र, ब्राह्मण, पैसाची सब इसके रूप थे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आदि सम्मिलित है। चूँकि इन सभी आधुनिक आर्य भाषा का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।